हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी हैं और जौनपुर की महान जनता भी है। सवाल जवाब सीधे तौर पर होंगे, राजनीतिक दलों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं और जनता से पूछेंगे कि उनके उम्मीदवार कितने उनके कसौटी पर खरे उतरे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ 4 प्रमुख मेहमान इसमें जुड़े हुए हैं। अफजाल अहमद साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, साथ ही डॉक्टर अजय सिंह साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे 2014 में अच्छे दिन की बात कही गई थी, 2017 के लिए उनके मन में क्या इरादे हैं। साथ ही विजय शंकर उपाध्याय साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही डॉक्टर जेपी सिंह जो कि बसपा का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ 5 खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर इंद्रभान सिंह साहब हैं जो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, साथ ही डीएस उपाध्याय साहब हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, साथ ही विनीत सेठ साहब हैं जो समाज सेवी हैं, विनोद तिवारी साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनके कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं राजनीतिक दल के लोग। साथ ही प्रदीप कुमार सिंह साहब हैं जो कि अध्यक्ष हैं पेट्रोलियम संघ के, और इस नोटबंदी में पेट्रोलियम के लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। किसानों को राहत देने को लेकर के भी और बीच में सवालिया निशान भी खड़ा हुआ है, उसके बारे में भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले इंद्रभान सिंह साहब आपसे, सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में, 2017 में जनता आपको दोबारा जनादेश क्यों दे? हमारा पहला मुद्दा है विकास, और विकास के मुद्दे पे हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह और हमारी पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार ने काम किया है। हमारा ये असली मुद्दा है। हम विकास जितना किया है, गरीबों की योजनाएं ले गए हैं, छात्रवृत्ति दिया है हमने, बेरोजगारी भत्ता दिया हमने, लैपटॉप हमने दिया है, गरीबों को रिक्शा हमने दिया है, तमाम कन्याधन दिया है, शादी का पैसा विवाह का हमने गरीबों को दिया है, हमने कम्बल दिया है, रजाई बांटा है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है और जनता को विश्वास दिला रहा हूँ। जो हमारी नोटबंदी का मामला है, नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे देश की स्थिति बिगाड़ने का काम किया है, उसको उन्होंने 50 दिन का जो टाइम दिया है। 2000 तो लाइन में लग के ले रहे हो, लेकिन मरने के बाद 2 लाख अखिलेश जी को देना पड़ रहा है। ये जनता के बीच में है, ये भी एक मुद्दा है चुनाव में। हम उस मुद्दे के तहत भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं, अगर जनता ने हमारे पर विश्वास किया और दोबारा सरकार आई तो अखिलेश जी के नारे के साथ मुलायम सिंह की जो आस्था है जनता को पूरा किया जाएगा। डॉक्टर अजय सिंह साहब, आपने अफजाल साहब को सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो उन्होंने 2012 में वादा किया था, उन वादों पर उनकी सरकार खरी उतरी है, हर वर्ग के लिए काम किया है। आपको क्या लगता है जो बात अभी अफजाल साहब कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है, और 2017 के लिए आपकी क्या तैयारी है? 1 वाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा नहीं। कहीं कोई सड़क, जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अलावा, सब बदहाल है, बेहाल है। नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और जब गरीबों की बात आती है तब भी मुझको बड़ी तकलीफ होती है कि आज भारत की राजनीति में 2 धाराएं चल रही हैं। एक गरीबों के नाम पे राजनीति करने वाली और दूसरी गरीबों की चिंता करने वाली, उनको मर्म को समझने वाली। अखिलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राहुल जी, आपने कभी गरीबी देखी नहीं, कभी गरीबी को जिया नहीं, गरीबों के दुख दर्द और मर्म को जानते नहीं, सिर्फ गरीबों के नाम पे राजनीति करते हैं और तभी स्मार्टफोन, लैपटॉप की बात करते हैं। और जो गरीबी को जिया है, जिसने गरीबी के मर्म को समझा है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब माताओं बहनों को फ्री गैस कनेक्शन देता है। दूसरी बात, जब मैं कह रहा हूं कि आज की राजनीति में विश्वसनीयता का अभाव पैदा हो गया है। अखिलेश जी जब विकास की बात करते हैं, ये बुआ भतीजी की जो पार्टी 20 साल से उत्तर प्रदेश को लूट रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गति को जिन्होंने ठप कर दिया है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है और तय कर चुकी है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के हम एक नया अध्याय लिखेंगे। चलिए, जब लैपटॉप का जमाना था, जब कंप्यूटर का जमाना था, तब भी उसका विरोध किया गया था, लेकिन अंत में देखा कि बिना कंप्यूटर के देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और उस समय की बात ही आज आप कह रहे हैं कि स्मार्टफोन की बात कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2014 का भी चुनाव हुआ तो लैपटॉप जरूर अखिलेश यादव ने बांटा, लेकिन अखिलेश ने खुद कहा कि इसका इस्तेमाल विरोधी पार्टियों के ज्यादा काम आया। आप मेरी बात को गलत ना समझिए। कंप्यूटर का विरोध, स्मार्टफोन का विरोध आज के समय में हो ही नहीं सकता है, लेकिन गरीबों की बात मैं कर रहा था। गरीबों के लिए पहले घर का चूल्हा जलाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मित्र, और आज गरीब खासकर इस जाड़े में, बारिश के दिनों में उनको उपली कंडा तक इकट्ठा करना मुश्किल था। अपने आदरणीय मोदी जी ने 5 करोड़ परिवारों के लिए वादा किया है, उसमें से लगभग 1.5 करोड़ ज्यादा लोगों को मिल भी चुका है। चलिए, विजय शंकर उपाध्याय साहब, आपने 2 पक्षों को सुना है, बीजेपी को और सपा को।
और आपने तो नारा ही दिया कि 27 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश सिर्फ बदहाली रही है। ऐसा क्या कुछ कर देंगे जो ये लोग नहीं कर पाए और आप जब सत्ता में थे तब भी नहीं कर पाए, जो अब 2017 में करने वाले हैं? नारा ही नहीं दिया है, ये कमिटमेंट किए हैं कि सत्ता में आने के बाद हम आपके सारे कर्जे माफ कर देंगे, बिजली बिल हाफ कर देंगे और एमएसपी जो समर्थन मूल्य था उस पर आपको उचित मूल्य देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, हमने वादा किया, हमारे नेता ने वादा किया है। हमने एक प्रश्न किया है जनता के बीच जाके, हमारे नेता ने सवाल किया है और अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से हमारे नेता राहुल जी मिले हैं, उन्होंने कहा, सवाल किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी या इनके जो उच्च नेतृत्व है, कम से कम जवाब तो दें कि आज 1,15,000 करोड़ रुपए आपने 12 लोगों के माफ किए, गरीब किसानों को क्यों नहीं माफ करते? राहुल जी अभी डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं। हमारा दर्द, कांग्रेस के नेता का दर्द, कांग्रेस के कार्यकर्ता का दर्द, हमने नारा दिया है, विसंगति नहीं दी है। हम तो लोकतंत्र में 1 मिनट का समय दीजिएगा, जो राज्य और जन कल्याण है, हम किसी जात, किसी धर्म, किसी भाषा, किसी क्षेत्र की हिमायत नहीं करते। मैं याद दिलाना चाहूंगा, 70,000 करोड़ उन किसानों का डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने माफ किया था, उन गरीबों का जिनकी चर्चा कर रहे हैं चूल्हे के लिए, जो फांसी पर झूल रहे हैं, जिनके घर के निवाले छीने जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान का वो गरीब, आज भी आज जाइए बैंकों के सामने जाइए, लाइन लगाए कौन खड़े हैं? शब्दों के जंजाल से, भाषा से देश नहीं चलेगा। हम सबको साथ लेके सबके विकास की बात करेंगे। शब्दों के जंजाल में खड़ा करके देश को, आम देश के गरीब आदमी को लाइन में नहीं खड़ा करेंगे। सबको साथ, सबके साथ इंसाफ करेंगे। और विश्वास कीजिए, जनता ने हमारी बातों को सुना है। सीमा सुरक्षा, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर सीना ठोक के बात करते थे, उन पर जवाब दे दें, प्रधानमंत्री जी जवाब दे दें। सीमाओं के हालात की चर्चा कर लें, महंगाई पर चर्चा कर लें, काले धन, तमाम विषय वस्तु है जिस पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और विश्वास है, कांग्रेस देश की आस्था में है, कांग्रेस के साथ लोग हैं और कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे लोग। जी डॉक्टर जेपी सिंह साहब, बसपा का क्या इरादा है 2017 के लिए? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि बसपा, अभी अखिलेश यादव को भी आपने सुना होगा, कहते हैं कि जिन हाथियों का निर्माण हुआ है तो खड़ी हैं तो खड़ी हैं, बैठी हैं तो बैठी ही हैं। तो सारा जो विकास है कहीं न कहीं पत्थरों में सिमट कर रह गया था, ये आरोप आप पर लगता रहा है। 2017 में आप क्या कुछ करने वाले हैं? सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि हमारे दाहिने तरफ इंड में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के साथी हैं, जो प्रदेश के विकास की बात तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं प्रदेश में के किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, केवल सफाई का विकास हुआ और माननीय मुलायम यादव जी के खानदान का विकास हुआ है, उसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। उनके बगल बैठे हुए हमारे मित्र, हमारे साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा हूँ, ये 2017 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये सभी 2019 की तैयारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा से वॉकओवर दे दिए हैं। मित्रों, हमारे बगल बैठे हुए हैं बहुत ही बड़ी पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं। इनकी पार्टी का लंबा इतिहास है, जिसके नाते यदि विश्व के तमाम देशों के बराबरी में हम कहें कि भारत को जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचा है, उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। और इनको छोड़ते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। सुश्री मायावती जी की सरकार में आप सभी ने देखा, दिल पे हाथ रख के अगर देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है। हमारा जो मिशन है वो समाज में जो फैली हुई गैर बराबरी है, पहले उस खाई को पाटना हमारी प्राथमिकता है। और विकास के नाम पे गरीबों के लिए सुश्री बहन मायावती जी ने मानवर काशीराम शहरी विकास योजना, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ग्रामीण विकास योजना, कन्या विद्याधन, साइकिल धन, तमाम इतनी योजनाओं को सर्व समाज के लिए दिया। और मित्रों, एक बात मैं और कह देना चाहूँगा, माननीय अफजाल साहब विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। हमारे गरीब, मजदूर, किसान, युवा साथी अपनी समस्याओं को लेके डीए, एमएसपी, लेखपाल के यहाँ दर दर ठोकरे खाते हैं, रोज दौड़ रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं है। जब तक कि माननीय एमपी, माननीय एमएलए, माननीय मंत्री जी की आप सिफारिश लेटर या उनसे फोन नहीं करवा लेंगे, आपकी समस्या का निदान होने वाला नहीं है। हमारी सरकार में आप सभी ने देखा है कि
प्रशासन जनता के द्वार, डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी स्वयं जनता के दरबार में, अनुसूचित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, और एक बात और कहने में गुरेज नहीं है कि मौका फिर मिलेगा, एक ही बार में अगर सारी बात कह देंगे दोबारा फिर बोलने में दिक्कत होगी। जरा प्रबुद्ध वर्ग के पास आ जाते हैं। निर्भान सिंह साहब, आप भी लंबे अरसे से इस शहर को भी देख रहे हैं और सारे पॉलिटिकल प्रतिनिधियों की आपने राय भी सुनी है। क्या लगता है कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं, किसके दावे में कितना दम है? क्योंकि चुनाव से पहले तो हर पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर जगह शिकायत ये आती है कि जब सत्ता में आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो जनता से कहीं ना कहीं वो दूर हो जाते हैं। जौनपुर की क्या स्थिति है? आपने ठीक कहा। हमारे अफजाल भाई का भी मैंने सुना, डॉक्टर साहब का भी सुना, पांडे जी का भी सुना, छोटे भाई जेपी सिंह का भी सुना। ये सारे लोग जो भी बोल रहे हैं, सपा सरकार में भाई मुख्यमंत्री के रूप में तो अखिलेश जी बहुत अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार फेल थी। अब चाहे जो स्थिति हो गई हो 2 महीने 4 महीने में, लेकिन अब तक स्थिति यही थी। बीजेपी की भी वही स्थिति है करीब करीब। लोकसभा में चुनाव में जो उन्होंने कहा उससे अब बदल गए हैं थोड़ा, अब दूसरी तरफ लाइन ले जा रही हैं, तो दूसरी चर्चा शुरू हो रही है। भाजपा का जो एजेंडा था, जिस एजेंडे पे चुनाव लड़ा उन्होंने, उस पे न जाकर दूसरी चीज़ को, नोटबंदी का बात आप देख लीजिए। जहाँ तक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, व्यापारियों की कमर टूट गई, आज 80% व्यापार खत्म हो चुका है। वही हाल किसानों का भी है। लेकिन अब ठीक है, चूंकि इन लोगों को बोलना आता है, बोलेंगे ही, अच्छा बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा पांडे जी ने कहा, 80 और 89 के बीच में, मैं जनपद की बात कर रहा हूँ, जो भी विकास होना था वो कांग्रेस के रिजीम में हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक डेंटल कॉलेज दिया था, अनाउंस किया था, पता ही नहीं चला डेंटल कॉलेज कहाँ चला गया। अभी अफजाल भाई ने बताया मेडिकल कॉलेज, सही बात है, मेडिकल कॉलेज की उन्होंने घोषणा की, लेकिन मेडिकल कॉलेज का भी काम रुक गया है। आगे सरकार इनकी आती है कि नहीं आती है भगवान जाने। सरकार आएगी तो बनने की संभावना है, नहीं आएगी तो बनना नहीं है। और बीएसपी के भाई डॉक्टर जेपी सिंह ने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी, लेकिन सब मिला के नेताओं ने अपना विकास किया, जनप्रतिनिधियों ने, चाहे जिस दल के नेता रहे हों। जनता का कोई विकास नहीं, जनपद का कोई विकास नहीं। टूटही साइकिल से चलने वाला आदमी अगर 5-5 सफारी और 5-5 फॉर्चूनर लेके कहाँ से चल रहे हैं ये लोग, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। और विकास रही जनपद के, तो जनपद का कोई विकास नहीं। सीधे तौर पे एक स्वच्छंद राय थी कि जो टूटही साइकिल से चला करते तो फॉर्चूनर पर सवार हो गए, और जो गरीब कल तक 2 दाने को मोहताज था, आज भी कहीं न कहीं उसी कतार में खड़ा है। यदि देश में कहीं विकास हुआ है तो निश्चित रूप से उससे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी अछूती नहीं रही होगी। और प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 रोडें निकलती हैं जो जौनपुर को टच करती हैं। मैं बाकी रोडों की बात नहीं करूंगा। जौनपुर से आजमगढ़ जाती है, इतनी बदहाल कभी नहीं थी। और जौनपुर बनारस या जौनपुर लखनऊ की या बनारस लखनऊ की रोड इतनी बदहाल कभी नहीं थी, चाहे किसी की सत्ता रही हो, किसी का शासन रहा हो। ये विकास का इनका सच है। जौनपुर की महान जनता हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले जनता के सवाल लेंगे और फिर जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सवाल का उनके पास क्या जवाब है। सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे? भाजपा के प्रवक्ता से हमारा प्रश्न है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि 90 दिन में काला धन विदेशों से वापस लाकर देशवासियों के खाते में 15-15 लाख जमा करा देंगे। माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2014 के चुनाव में माताओं बहनों के पास जाता हूं, 70 रुपये किलो की अरहर की दाल खरीदती हैं, दिल पसीज जाता है। 200 रुपये किलो दाल बिका पूरे देश में, क्या दिल नहीं पसीजा? 2.5 साल की अपनी नाकामी छिपाने के लिए आपने नोट बैन लागू किया, लेकिन आपने पूरी तैयारी क्यों नहीं की? सीधे तौर पर अजय सिंह जी, दाल की समस्या सबके सामने है। पूछने वाला जो सवाल है वो भी अपने आप में लाजमी है। और जो 15 लाख की बात थी तो आप लोगों ने खुद ही कह दिया था, एक जुमला है, क्या कहेंगे? बहुत पहले से हम छात्र जीवन में थे, भाषणों में जनता में लोग कहा करते थे कि आज हिंदुस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि हर बच्चा जो गर्भ में है उसके ऊपर भी 10-10 हजार रुपए का कर्ज है। कुछ इसी तरह की बात 15 लाख की थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपसे मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि विदेशों में काला धन को लाने के लिए और काला धन को बाहर जाने के लिए किसी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में कोई काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद एसआईटी का गठन नहीं किया गया था, लेकिन मोदी जी ने आने के साथ पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन किया गया। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, स्विस बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा
2006 में $1,456 बिलियन ये विदेशों में काला धन के रूप में जमा है। ये स्विट्जरलैंड ने कहा था। हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारत की केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है और तमाम नाम आ भी गए हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जमा है। उसमें आप कहा निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, काला धन विदेश से भी आएगा और काला धन देश के अंदर का भी बाहर आएगा। चलिए, उसमें राज्यसभा में एक सवाल भी उठा था कि अगर नाम सामने आ गए हैं तो जनता के बीच में वो नाम रखने में दिक्कत क्या है? आना चाहिए और जनता के सामने वो नाम आएगा भी, लेकिन अभी सारा नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपको पता होगा। चलिए, आपका क्या सवाल है? सबसे बड़ा सवाल यह है, व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूं और बीजेपी की केंद्र की सरकार से यह सवाल है कि आज व्यापारी बदहाल है, बेहाल है और पूरी जनता देश की लाइन में खड़ी है और जो लोग दिहाड़ी मजदूर थे उनको दिहाड़ी, वो घर में उनके फाका चल रहा है। और मेरा सवाल है कि ये जो व्यापारी आज बदहाल और बेहाल है उनके बहाली के लिए आप क्या करेंगे? सीधा सवाल था कि कहीं न कहीं इस नोटबंदी से व्यापारी भी आहत हुआ है और गरीब भी परेशान है। पूरी तैयारियां नहीं थी, ये बात खुद भारत सरकार ने भी माना कि शायद जितनी नोट उन्हें छाप के पहले तैयार उतना नहीं कर पाए, इसलिए 50 दिन का समय लिया गया था। बिना तैयारी के ये कदम क्यों उठाया गया? सबसे पहले बात तो समाजवादी पार्टी की जो अधिकृत लाइन है, वो कहते हैं कि नोटबंदी तो ठीक है लेकिन उसके क्रियान्वयन में दिक्कत है, वो गलत तरीके से हुआ है। और जनता में व्यापारी वर्ग ही नहीं, व्यापारी से लेके आम मिडिल क्लास भी बहुत परेशान है इस नोटबंदी से। और मोदी जी ने 50 दिन का समय मांगा है। आप 50 दिन का उनको वक्त दीजिए। 65 साल से अधिक समय आपने कांग्रेस को दिया था, 20 साल 10-10 साल सपा बसपा को दिया है, कम से कम 5 साल तो धैर्य रखिए। चलिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि आपके जब 2014 में आप आए थे तो आपने वादा किया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौजवानों को हम रोजगार देंगे। 2.5 वर्ष हो चुका, 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होता। और जनपद का नागरिक होने के नाते, युवा होने के नाते मेरा एक सवाल इन सारे दलों से है कि सतहरिया की जो बदहाली है उसका जिम्मेदार कौन है, ये हमें खाली बस अवगत करा दे। एक सवाल सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है, आपका कोई सवाल? जिन्होंने माननीय अखिलेश जी के विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाया, मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या इनके पास कोई ऐसा नाम है प्रदेश में जिसको ये मुख्यमंत्री रूप में प्रोजेक्ट कर सकें? क्या अखिलेश जी के टक्कर कोई नेता इनके पास है? सीधे तौर पर नेतृत्व पे सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी। आऊंगा, 2-4 सवाल और ले लूं जरा यहाँ नौजवानों से। हम चाहते हैं आज वो जवाब दे के उठेगा कि भाजपा के मुख्यमंत्री कौन, किसको प्रमोट कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री के तौर पर लेकर आएगी, ये सवाल जरूर जनता के बीच से आ रहा है। मैं समाजवादी पार्टी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जौनपुर जनपद को उनके पिताजी ने, नेताजी ने यह वादा किया था कि 20 श्रेणी का शहर का दर्जा देंगे हम, जो आज तक उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि उनके पिताजी के समय से यह यूपी बोर्ड को, अनुदानित कॉलेजों को अनुदान देने वाले थे, जो यह बरगला रहे हैं, वह आज तक इन्होंने नहीं किया। यही कार्य मायावती जी भी करती हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सवाल था कि आप दूसरे के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री हैं, क्या किया क्या नहीं किया। आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिल्कुल चेहरा नहीं छुपा रहे हैं और हमारा चेहरा छुपने लायक है भी नहीं, सबके सामने दिखता है। रह गई बात समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस की, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल अलोकतांत्रिक दल हैं। कहीं से भी इनके अंदर व्यक्तिवाद है। एक एक घर की सरकार है, एक बहन जी की सरकार है, एक मुलायम सिंह जी की सरकार है और एक हम सोनिया राहुल जी की घर की सरकार है, पार्टी है। ये पार्टियां ये चिंतित रहती हैं किसको मुख्यमंत्री, किसको मुख्यमंत्री। हमारा नेतृत्व कमल निशान है, हमारा नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी है और उसी की सरकार बनने जा रही है 2017 में। अजय सिंह जी, सुविधा के अनुसार क्यों नारे दिए जाते हैं? जब अटल जी का चेहरा अच्छा था तो आपने कहा अब की बारी अटल बिहारी, जब नरेंद्र मोदी का जमाना तो आपने कहा कि अब की बार मोदी सरकार, और अब अगर उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई चेहरा नहीं है तो पार्टी याद आ रही है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय दल ये तय करता है कि हमारा चेहरा कौन होगा और ये अभी तय नहीं है, तय होगा। और आप तय मानिए कि ये जो नारे जुमले की सरकार नहीं चलती हम लोग के यहाँ। क्यों मुलायम सिंह जी हट गए, परिदृश्य से अखिलेश यादव को बैठा दिए? कहीं न कहीं एक उम्र का तकाजा होता है। अटल जी थे, अटल जी ने सक्षम नेतृत्व दिया, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, वो सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं। सवाल ये नहीं पूछा गया, सवाल ये कर रहे हैं कि जब जनता के बीच में आपको चुनाव मैदान में जाना होता है तो कभी कभी तो आप नाम बताते हैं। राजस्थान का मुद्दा है तो वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी हमारे नेता हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी हमारे नेता हैं, और जहां सूट नहीं करता वहां हम नाम नहीं बताएंगे। आप सर
थोड़ा सा गलतफहमी में है। रमन सिंह जी को चेहरा बता के हम छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे। शिवराज सिंह चौहान जी को चेहरा बता के हम मध्य प्रदेश में नहीं आए थे। आपको याद रखना चाहिए। और इसी तरह से राजस्थान में भी उसके पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ हुआ भारतीय का चेहरा बनाकर आए थे। सर एक मिनट, जब हमारा चेहरा प्रमाणिक हो गया तो उसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं। आज भी हम हरियाणा में बिना चेहरे के चुनाव लड़े थे, बिहार में बिना चेहरे के चुनाव लड़े थे। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी हमारा चेहरा कमल निशान है, कमल पे लड़ेंगे और जो नेतृत्व आएगा वो निश्चित रूप से अच्छा आएगा। आप एकदम आश्वस्त रहिए। बी.एस. शंकर उपाध्याय जी, अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के हम पोस्टर देख रहे हैं उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद 4 चेहरे लगे हुए हैं। वो कलराज मिश्रा का भी है, केशव मौर्य का भी है, उमा भारती का भी है, राजनाथ सिंह जी का भी है। ये चेहरे कौन से हैं? प्रमाणिक चेहरे हैं या दिखावटी चेहरे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिसकी परवरिश ऐसे जगह से होती है जो एक विचारधारा के तहत अपनी विचारधारा, जो मैं कह रहा हूं यही सही है, बाकी विचारधाराएं बिल्कुल सही नहीं है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। इसको जो शब्द इस्तेमाल किया गया है राजनीति के शास्त्र में, हमारे तमाम लोग बैठे हैं इस चैनल पर, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन चेहरे, आप कहते हैं चेहरे नहीं, दिल्ली में भी आपका चेहरा था। चेहरे तो लेके आप चले गए। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने असम में दिया है। असम में किन के साथ आपके समझौते हुए हैं? किन वसूलों की बात करते हैं आप? सुविधा की राजनीति, शब्दों के माध्यम से देश की जनता के साथ जो आप मजाक कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के साथ मजाक। हम ये नहीं कहते 2017 के चुनाव के परिणाम चाहे जो होंगे, देश की जनता कहेगी। मैं उन्हीं सवालों पर फिर आता हूं। विकास विकास विकास, किस बात की विकास? विकास झूठ का, विकास फरेब का, विकास उन तमाम चीजों का जो आपको सूट करते हैं। आप उन मूल्यों और मर्यादाओं को तिलांजलि दे रहे हैं। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं जरा सा। आपका कोई सवाल? जी, मेरा सवाल पूर्व विधायक जी से है। समाजवादी पार्टी के आप विधायक रहे। किसी भी प्रदेश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सड़क जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वह पूरा करना प्रदेश सरकार का दायित्व होता है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को है और जनता 5 साल पहले जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। वजह क्या है? आपको कोई सवाल पूछना है? हम लोग इसमें वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी में हम लोग युवा हैं। बात नौकरी के भी वो कर रहे थे भी भाई साहब 2.5 करोड़ नौकरी हर साल। सिर्फ उनसे एक सवाल ये पूछना है कि 2.5 साल तो छोड़िए, 5 साल में कितनी नौकरी मिली हम लोगों को? कोई भी नौकरी जिस पे स्टे न लगी हो उसका कोई एक उदाहरण देते। अफजाल साहब, याद करिए 2012 का चुनाव अभियान कि खुद अखिलेश जी कहते थे कि रात की दवा महंगी हो गई है, हम आएंगे सस्ती कर देंगे। और फिर 17 के चुनाव से पहले जो आरोप लगा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और रोजगार को लेकर जो बार बार सवाल उठता है कि हर मामला कहीं न कहीं हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दिया है, इससे नौजवान भी निराश होता है। उसके मन में संशय बनता है कि क्या सभी नौकरियां सिफारिश से या पैसे से मिलती हैं? मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि इस अखिलेश सरकार में 1,72,000 आदमी को नौकरी दी गई है चिट्टा मित्र की, शिक्षा मित्र। पुलिस में 27,000 नौकरी दी गई है। तमाम सब सेक्शन में थोड़े थोड़े लोगों को नियुक्ति दी गई है और नौकरी लोगों ने किया है और पैसा पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं। हमारे अपने नौजवान साथी को मैं बताना चाहता हूं, और जितना बड़ा जोखिम लेके हमारी सरकार ने इस काम को किया, 2-2 बार वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, हम वहां भी पार्टी बन गए, अपने बच्चों को बचा लिया। और अभी हमारे 30,000 नौजवान और भी हैं शिक्षा मित्र, उनको हम देने जा रहे हैं नौकरी। नौकरी के क्षेत्र में जब कानून में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का सम्मान करो। हम समाजवादी पार्टी हर वक्त आपके लिए परेशान रहते हैं। हमारा काम आपको नहीं दिखाई दे रहा? 2 रुपए किलो हमने गेहूं दे दिया, चावल 3 रुपए गेहूं दे दिया। हर घर में खाना पहुंचाने का काम हमने सस्ता कर दिया। हमने कानून बना के आपको दिया है। आपको ये तो देखो, हमारे साथी कह रहे हैं कि ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। नौकरी भी दिया, खाना भी दिया, सस्ता आइटम दिया, आपको व्यवस्था दिया। मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ, साथियों को, समाजवादी पार्टी की वकालत करने के लिए बैठा हूँ। चलिए अफजाल साहब, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं और जनता नीचे से कह रही है झूठ झूठ झूठ। तो आखिरकार कितनी सच्चाई है इसका आकलन तो जनता करती है। जनता कम से कम आपके इन जवाब से संतुष्ट नहीं है। हम जौनपुर में मौजूद हैं। जौनपुर की जनता के मन में तमाम सवाल चल रहे हैं। सबसे पहले सवाल लेते हैं और फिर जनप्रतिनिधियों से लेंगे जवाब। आपका कोई सवाल? मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी से भी बोल रहे थे सर कि शिक्षा मित्र को नौकरी दी गई, किस बेस पर दी गई? टीईटी खड़े हैं, डेली उसमें बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, बीएड किए हैं, टीईटी उन्होंने पास किया है, उनको नौकरी नहीं दी गई। शिक्षा मित्र को नौकरी दे दी गई, किस बेस पे दे दी गई भाई?
आपका कोई सवाल? जी बिल्कुल, अभी अफजाल जी ने कहा है कि समाजवादी सरकार हमेशा जो है जनता के साथ रहती है, तो मेरा सवाल उनसे ये कहना है कि वाकई में क्या समाजवादी सरकार जनता के साथ रहती है तो थानों में गुंडई के बल पे, युवाओं के बेरोजगारी के बल पे, महिलाओं की असुरक्षा के बल पे, आखिर किस बल पे समाजवादी सरकार आज समाज के साथ रह रही है? आज महिलाएं असुरक्षित है, समय पे नहीं पहुंच पा रही, आखिर किस सरकार की बात कर रहे हैं? दो सवाल महिलाओं की तरफ से उठा है। एक तो सीधे तौर पे जब शिक्षित वर्ग के लोग मौजूद हैं, बीएड किए हुए लोग हैं, तो विशिष्ट बीटीसी वाले लोगों को मौका दिया गया। आपका कोई सवाल? जी, हाथी ये बता दे, साफ साफ मैं पूछ रहा हूँ, ये मिशन चलाते हैं कि प्रदेश चलाते हैं? ये कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसी राम करेंगे पूरा। वेदर दे आर लीडिंग द मिशन और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये सीधे सीधे फ्रॉड की बात साइकिल और हाथी करते हैं। जब शिक्षित लोग मौजूद हैं, जो शहर अपने आप में कलाकारों के लिए जाना जाता हो, यहाँ से रवि किशन है, यहाँ पर तमाम IAS IPS यहाँ से निकल कर जाते हैं। यहाँ से तो राजनेता ऐसे हैं जो यहाँ से निकलते हैं जाके बम्बई शहर में भी प्रदेश का अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अपने आप में जौनपुर का एक महत्व अपने आप में अलग है। फिर भी ये इलाका अगर इस सवालों से जूझ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं अपनी बहन से बताना चाहता हूं, बहन हमारी, अगर जौनपुर में कोई ऐसी घटना हो तो बता दो। जौनपुर में हम 5 साल में कोई ऐसी घटना नहीं सुना। हम अपनी बहन की सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्था कर रहे हैं, तमाम कानून में हम लचकपन को तगड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है। SP अच्छा ला के दे दिया आपको। कप्तान रात में सोता कर नहीं है, जागता है, सुबह सोता है। हम अपनी व्यवस्था आपको मजबूत दे रहे हैं। आप कहीं से ग्रसित है मेरी बहन, कोई और दल की होने के नाते आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए हाजी साहब कुछ और सवाल लेते हैं। हाजी साहब कुछ और सवाल है? मैं हाजी अफजाल साहब से, और चूंकि ये उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी पार्टी की है, और भाई अजय जी, डॉक्टर अजय सिंह से पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस सरकारों की बात कर रहे हैं? आप दोनों से एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में भूसा जो जानवरों को खिलाया जाता है और धान जो किसान पैदा करता है, दोनों एक भाव बिक रहा है। इसका आप उत्तर दीजिए कि भूसा और धान एक भाव बिकेगा तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? आप भी उत्तर दीजिए और आप भी उत्तर दीजिए। आपने जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है, अगर उस पर खरीद नहीं हो रही है तो दोनों लोग आप बैठे हुए हैं जनता की अदालत में, आप दोनों जवाब दीजिए, बीजेपी और सपा के लोग। बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ जानवर के खाने का भी राशन जो है वो भी जिस मूल्य मिल रहा है उसी में इंसान के लिए खाने के लिए मिल रहा है। आपके मन में कोई सवाल? बिल्कुल, मेरा आपसे सवाल है कि आदर्श ग्राम योजना में कितने विकास हुए, आप इसका उत्तर दे दीजिए। आदर्श ग्राम का सवाल था, जी बताएं। मोदी जी चुनाव से पहले अपने रैलियों में कहा करते थे कि काला धन जो है वो स्विस बैंक में है। तो मैं बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूं, फिर लाइन जो है SBI के बाहर क्यों लगी है? अगर काला धन स्विट्जरलैंड में है तो लाइन बैंक के सामने क्यों लगी है? और सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं से आम आदमी भी थोड़ा परेशान है कि 24,000 देने की बात खुद भारत सरकार ने कहा था, एक आदमी 24,000 ले सकता है, लेकिन 2,000 निकालने के लाले पड़े हुए हैं। क्या मेरा ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से कि आज से पहले, मोदी जी के कार्यकाल से पहले, जब 90 रुपए प्रति बैरल डॉलर डीजल पेट्रोल था, तब इतनी महंगाई नहीं थी। आज जब 30 और 28 रुपये प्रति बैरल डॉलर है तो इतनी महंगाई क्यों है? और मैं पूछना चाहूँगा हमारे बसपा के प्रत्याशी साहब से कि ये बताइए कि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी ने इतने कार्य किए, किसी ने इतना विकास किया, या किसी जनता के बारे में इतना सोचा? तो मुझे बताएं कृपया, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले दोनों जो खास मेहमान हैं, अफजाल साहब और अजय सिंह साहब, जो एक सबसे पहले जो जायज़ एक सवाल आया था समर्थन मूल्य को लेकर के कि भूसा जिस भाव में मिल रहा है उसी भाव में धान भी है, आम आदमी किसान कैसे जिंदा रहे? अफजाल साहब। भाई जयप्रकाश जी हमारे भाई हैं और अच्छे कॉमरेड, एक अच्छे नेता हैं। सवाल बहुत अच्छा किया है आपने हम लोगों के संज्ञान में और इस चैनल के माध्यम से जो आवाज़ उठाई है। मैं अपनी पार्टी के नेताओं तक ये बात पहुंचा दूंगा। महंगाई जो चलती है वो केंद्र सरकार से है, उत्तर प्रदेश उसका क्रियान्वयन करती है, हम उसका पालन करेंगे। हम अपने समाजवादी पार्टी के हमारे जो बड़े भाई बैठे हुए हैं हमारी दाहिनी तरफ, इनकी बातों को सुन के मुझको एक कहावत आ जाती है जो गांव में कही जाती है कि मुंह के आगे गड्ढा है नहीं, चाहे मन जो बोलते रहो। कुछ कुछ आप वही फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। और जहां तक किसानों की बात अभी हमारे
भाई साहब कॉमरेड जेपी सिंह जी ने उठाया था। आज के सरकार में किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, लेकिन आज भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लागू करने में देर की, लेकिन आज किसान उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। 1.5% रबी फसलों के लिए और 2% खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम का शुल्क तय किया गया है, ये किसानों के भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत एक क्रांतिकारी कदम है। पहली बार इस सरकार ने यूरिया के घोटाले को बंद किया है। नीम कोटेड यूरिया आ जाने के बाद यूरिया की कालाबाजारी बंद हो गई है और वो सीधे सीधे किसानों तक पहुंच रही है। इसका प्रमाण है कि इस बार कहीं भी यूरिया के खाद के लिए कहीं मारामारी, कहीं लाइन नहीं लगी थी। एक जवाब और दे दीजिए। कभी एक नौजवान ने पूछा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम कम थे डॉलर के मुकाबले, तब पेट्रोल की लेकर लड़ाई लड़ते थे। जब मनमोहन सिंह की सरकार में दाम बढ़ता था तो आप लोग सदन नहीं चलने देते थे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटे हुए हैं, उसके बावजूद डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? नोटबंदी से अगर सबसे अधिक बौखलाए कुछ लोग हैं तो उसमें हमारे मित्र की जो नेता हैं सुश्री बहन मायावती जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी, और कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी को भी दिक्कत हो रही है। वो जो अभी जो पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के आधार पर महंगाई तय होने की जो बात चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि नोटबंदी 8 को लागू हुआ, उसके पहले लीकेज हो गया। टीवी पे आ रहा है, जो लोग टीवी देखे होंगे देख लिए होंगे। 8 तारीख के पहले ही नोटबंदी का रिकॉर्ड लीकेज हो गया और भाजपा के सांसद अपनी व्यवस्था कर लिए। हम तो जनता के हम अपने मित्र से मैं कहना चाहूंगा, इस तरह का अनर्गल प्रलाप न किया करें मंचों से, क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। जो दल पैसा लेके टिकट देता हो, जो दल पैसा लेके प्रत्याशी चुनता हो, उस दल को सार्वजनिक रूप से बहस करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता है। विजय शंकर दूसरी बात, आप कहीं ना चर्चा में थोड़ा कम आ पा रहे हैं। क्षमा कीजिए, एक बात तुरंत काउंटर करूंगा, बस 1 मिनट। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी इस भारत में रुपए की कितने बगीचा लगाए हैं, कितनी खेती किए हुए हैं, जो चुनाव में अपने प्रत्याशी चाहे सांसद हो चाहे विधायक करोड़ों करोड़ों रुपए कहां से बांटते हैं? मित्र आप भी किसी से पीछे नहीं हैं। पार्टी के मुखिया आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। वैसे भी सवाल कई तरह के उठे हैं। जेपी सिंह जी, वैसे भी सवाल कई तरह के उठे हैं। गोरखपुर में भी एक सवाल उठा कि 248 मोटरसाइकिल खरीदी गई, इसका वारिस कौन है? जमीन खरीद को लेकर भी सवाल उठा, लेकिन उसको ऑलरेडी खबरों में आ चुका और राष्ट्रीय स्तर पर उसके बयान आ रहे हैं। विजय शंकर उपाध्याय साहब, आप लगातार पक्ष सुन रहे हैं, चाहे डीजल के मूल्य की बात रही हो, चाहे खरीद मूल्य की बात रही हो, और चाहे लाइन में जिस तरह से जनता खड़ी है। जब काला धन विदेश में था, आज भी लोग कह रहे हैं, आम गरीब भी कह रहा है कि लाइनों में न तो बसपा के नेता खड़े, न भाजपा के, न कांग्रेस के, लाइन में तो गरीब खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे हैं किसान किसान किसान, कह दिया। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि परसों हमारे नेता ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अगर आपने 1,15,000 करोड़ रुपए 12 पूंजीपतियों के माफ किए तो किसानों के कर्जे भी माफ कर दीजिए, जो आत्महत्या करते हैं, जो जान देते हैं। सवाल जरा और ले लेते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे मन में संशय आता है कि आपकी जो सरकार है, आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो फैसला पहले ले लेते हैं, सोचते बाद में है क्या? क्या सवाल है? मेरा सवाल है बीजेपी से कि लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड में पैसा लाएंगे काला धन, और यहाँ के विजय माल्या और ललित मोदी के क्यों बाहर भेज देते हैं? चलिए, सीधे तौर पर बैंकों का जो फ्रॉड करके चले जाते उन पर अंकुश क्यों नहीं? बीजेपी के प्रतिनिधि से हमारा सवाल है कि 6% फ्लोइंग करेंसी को बंद करके ब्लैक मनी पर कैसे कंट्रोल हो सकता है, जब 94% रियल इस्टेट में है, सोना चांदी हीरे जवाहरात में है, उसको क्यों हिट नहीं किया गया? और उसके बाद 50 दिन पूरा होने से पहले उसको कैशलेस की तरफ घुमा दिया गया। 37% इंटरनेट एक्सेस है देश के अंदर, हर तीसरे सेकंड एक साइबर क्राइम हो रहा है। उसको एड्रेस करने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोसिक्यूशन आपने तय नहीं किया, कोई कानून नहीं। कैसे आप इसको पब्लिक के ऊपर जबरदस्ती ला सकते हैं? चलिए, सीधे तौर पर जो सवाल निकल कर आ रहा है, कई चीजें भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे सवाल है, आप सवाल कर चुके हैं। मेरा सवाल बीजेपी से है कि प्लास्टिक मनी से बीजेपी चंदा क्यों नहीं लेती? अब भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल आए। एक सवाल तो सीधे आया कि फैसला पहले लिया जाता, सोचा बाद में जाता है। आप चाह रहे हैं कि कैशलेस सिस्टम आ जाए, लेकिन व्यवस्थाएं आज देश की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तैयार नहीं है। तो आखिरकार जल्दीबाजी में फैसला क्यों?
और जो बार बार जो सवाल उठ रहा था, क्या 2019 या 2017 को देखते हुए सब फैसले लिए जा रहे हैं? कहीं कोई फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया गया है, आनंद फानंद में नहीं लिया गया है। ये फैसला पूरी तरह से सोच समझ के लिया गया है और ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा कदम था। आप जानते हैं, आपको शायद यहाँ हमारे कांग्रेस के भी मित्र हैं, 1971 में एक रिपोर्ट आई थी और इसमें कहा गया था कि नोटबंदी होनी चाहिए, डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए। और उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने कहा था कि क्या चाहते हो मैं चुनाव हार जाऊं? निश्चित रूप से जनता को कहीं न कहीं पीड़ा होती है डीमोनेटाइजेशन से और उस पीड़ा को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है, गलतफहमी में न रहिए, ये सिर्फ राजनीतिक दल के लोग नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। जनता को जो स्वाभाविक तकलीफ है वो है और 50 दिन का समय है, दिया जा रहा है। अभी हमारे भाई साहब पूछ रहे थे कि सबसे अधिक ब्लैक मनी रियल एस्टेट में है, सबसे अधिक ब्लैक मनी गोल्ड में है। निश्चित रूप से है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा दूसरा टारगेट बेनामी संपत्ति है। विजय शंकर उपाध्याय जी, आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी जो है, मैं इनसे एक आग्रह जरूर करूंगा, यथार्थ को समझिए, यथार्थ से जुड़िए। डिमांड ये आप जो नोटबंदी करके जो आपने स्थिति पैदा कर दिया देश की, रेहड़ी मजदूर, रोजगार करने वाले लोग, व्यापारी कहाँ ले जाना चाहते हैं देश? और एक बात आपकी पूरी नहीं होती, दूसरी जुमले को ले आके आप खड़ा कर देते हैं। इससे थोड़ा बचिए। और बाकी चलिए, साहब, बसपा प्रतिनिधि, आपका अंतिम रिमार्क। भारत के सीमाओं पे असफल होने के कारण नोटबंदी का प्लान इन्होंने बना दिया, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आज भी आप देखें इस देश में, चलिए, ध्यान भटकाने की सारी कोशिश है। आप क्या करेंगे 2017 के लिए? सिर्फ उस पर आइए। 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है, 225 सीट लेके हम आ रहे हैं। अब एक फाइनल रिमार्क लेते हैं। आपने चारों लोगों को सुना, जनता को भी सुना, क्या कहेंगे? जिस तरह की परिस्थितियां आज की तारीख में हैं, तरह तरह के सवाल निकले, खासतौर से कैशलेस सिस्टम को भी लेके उठे हैं, ब्लैक मनी को भी लेके उठे हैं, क्या कहेंगे? अंतिम रिमार्क आपका। कैलाश गौतम एक कवि थे जो स्वर्गीय हो गए, उनकी एक कविता हमको एक लाइन याद है, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से लोग सुन लें कि माई आनहर बाऊ आनहर हमें छोड़ सब भाई आनहर, के दिया दिखाई बिजरू इस भौजाई आनहर। सब वही हैं, कोई किसी को काटने छाटने लायक नहीं है। पर चलिए, आपका एक रिमार्क आखिरी। कैशलेस सरकार होनी चाहिए, कैशलेस पूरा भारत होना चाहिए, इससे सामान्यता रहेगी। सरकार किसकी बनेगी अभी ये कहना जो है अतिशयोक्त होगी, लेकिन जनता किसके पक्ष में है ये सभी लोग जानते हैं और जनता ही इसका फैसला करेगी कि सरकार किसका बनेगी। चलिए, जिस तरह की परिस्थितियां हैं सबको सुना है आपने, अंतिम रिमार्क क्या लगता है आपको? आज की तिथि में किसान न तो अपनी बुआई कर सका है, न अपने घर में रखी हुई सामान को बेच सका है। जैसे आलू ये सब चीजें उसको घूर में फेंकनी पड़ रही हैं, कचड़े में फेंकनी पड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि यदि जल्दी चुनाव हो गए तो रिजल्ट हो सकता है कि भाजपा और सपा की लड़ाई हो, लेकिन यदि अप्रैल में चुनाव जाते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी जो नोटबंदी की पार्टी है उसको नुकसान पहुंचेगा। धन्यवाद। चलिए, ये सीधे तौर पर आपने खास मेहमानों की राय भी सुन ली है, जनता के सवाल भी आपने सुने हैं और जनप्रतिनिधियों के जवाब को भी आपने सुना है। तो आखिरकार सरकार किसकी बनेगी ये जनता तय करती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो आज जौनपुर से अब की बार किसकी सरकार में बस इतना ही।